अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वेक्टर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। तो इस वेक्टर कैलकुलस के टू पोर्शंस हैं। एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन और जो सेकंड इसका पोर्शन होगा वो होगा कॉन्टेन वेक्टर इंटीग्रेशन पर। अब कुछ यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, जैसा कि स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जो है वो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही आती है। तो ऐसा जो फंक्शन जिसको अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन दें तो उसकी जो रेंज हो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो ऐसा फंक्शन को हम कहते हैं स्केलर फंक्शन। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम रीड करते हैं कि व्हाट इज द वेक्टर फंक्शन। फैक्टर फंक्शन एक हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो वेक्टर्स का सेट होता है। मतलब उसकी जो रेंज होगी वो वेक्टर होगी। तो ऐसा फंक्शन जिसको हम इनपुट फराहम करें और वो हमें आउटपुट एज अ वेक्टर फॉर्म दे, तो उस फंक्शन को हम वेक्टर फंक्शन कहते हैं। इसमें ना ये है कि यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं तो उसका मोड निकाला हुआ है। ये आप आई अंडरस्टैंड, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, आप किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। और सेकंड एक ये क्वेश्चन है, ये अहम क्वेश्चन भी है कि अगर हम कोई स्केलर फंक्शन हमारे पास है, ऐसा फंक्शन जो हमें स्केलर दे, हमें सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई वैल्यू आउटपुट के तौर पर दे, उसको हम स्केलर फंक्शन कहते हैं। और किसी स्केलर फंक्शन का जो वेक्टर फंक्शन होता है वो वेक्टर होता है। वो यहाँ पर बताया गया है, इसको आप अच्छे तरह से रीड कर सकते हो और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये वाला, ये इसकी डेफिनेशन है कि हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन है, हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ टी कोई हमारे पास स्केलर फंक्शन है। अगर हम इस पर एक ऐसा फंक्शन अप्लाई कर दें जो कि इसको वेक्टर, इसकी जो आउटपुट हो वो वेक्टर हो, तो उसको हम फिर कहते हैं स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर फंक्शन, इसको हम ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, इनको इग्नोर नहीं करना। कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर फंक्शंस हों तो उनका सम भी हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर फंक्शन ही होता है। अगर दो वेक्टर फंक्शन का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो याद रखें कि वो स्केलर फंक्शन होता है। हमने पीछे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें स्केलर देता है। और ये फिर है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर वो क्या है कि वो फिर हमें एक वेक्टर फंक्शन देता है। ये हमें पीछे पढ़ा है कि जब हम कोई भी दो वेक्टर जोन का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो वो हमें वेक्टर देता था। इसी वजह से इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये अहम प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जबकि ये जो है इसमें हम कंपोनेंट को हम एलिमेंट वाइज उनको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालते हैं, लेकिन जो सेकंड है इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ता है। तो ये देखें कि ये जो अहम अहम क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे टेस्ट का हिस्सा भी रहेंगे और वो अहम भी हैं। ये प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाए कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं टू फंक्शंस का। और फिर आती है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर फंक्शन हो, वो किसी पॉइंट पर अगर किसी खास नंबर को वो कन्वर्ज कर जाता है तो वो उसकी लिमिट कहलाती है। ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन फंक्शन है, ठीक है। वो किसी खास पॉइंट टी नॉट पर वो अगर कन्वर्ज कर जाए किसी लिमिट को एल को, तो वो इसकी लिमिट कहलाती है।
A vector function f of t is set to tend to a limit L as t approaches to t naught. If limit t tend to t naught, f वेक्टर f of t is equal to limit L. L जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा, इसको वेक्टर को अप्रोच करेगा। और सेकंड जो है ये लिखा हुआ कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा such that the absolute of the difference between this f of t and this limit is less than epsilon whenever the modulus of the difference between t and t naught is less than delta, where this is always positive, mean that greater than zero। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी के लिए ये होता है कि पहले तो फंक्शन जो होता है जिस इंटरवल पर हमने उसको कंटिन्यूअस साबित करना है, उस पर उस इंटरवल पर उस फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए कि ये जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफाइन होगा। और दूसरी बात ये है कि उस पॉइंट पर उसकी जो लिमिट होती है वो उस फंक्शन के इक्वल है, उस फंक्शन वैल्यू के इक्वल है। तो इसको फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और सेकंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ है कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट द absolute value of the differences between vector function at any point and the vector function at t naught is less than epsilon whenever the absolute value of the t minus t naught is less than delta, where this is always be positive, that is greater than zero। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको आप जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में इंशाल्लाह ताला बैठ जाएगा। और फिर ये है कि ये आप लोगों को बस आप लोग इसको देख लेना कि अगर हमारे पास कोई टू फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट टी नॉट पर, तो उनका जो क्या कहते हैं कि उनका जो सम होता है वो भी उस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर प्रूव किया गया। तो क्या है कि ये आप लोगों ने ये भी करना है, ये वाला। और उसके बाद मैं आपको लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड इसको ना करें। फिर आता है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये मेन डेफिनेशन लिखा हुआ है ये वाला, कि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बस आप लोगों ने ये फार्मूला याद रख लेना है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पर इतनी की खास नहीं दी हुई, इसकी क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव की। तो आप लोगों ने बस यही डेरिवेटिव का यही प्रिंसिपल रूल यही याद रखना है बस। और उसके बाद ये है कि जो इम्पोर्टेंट होगा, ये वाली जो एग्जांपल है ये इम्पोर्टेंट रहेगी, ये जरूरी करनी है ये वाली। तो इसमें ना हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दिया गया है, तो लिखा हुआ गया है इमिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन डिस्क्राइब द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय इट्स टिप। यहाँ पर हमने कर्व मालूम करनी है। तो आपने जब भी आपको ऐसी इक्वेशन आए तो आपने क्या करना है, एक तो आपने इनको दो इक्वेशन का नेम देना है। एक ये है, ये जो आपको दिया हुआ वेक्टर फंक्शन। दूसरा वेक्टर फंक्शन आपने जो होता है जनरल वो अपनी तरफ से लेना है, जितने कंपोनेंट उसमें होंगे उतने कंपोनेंट का आपने ये ले लेना है। फिर आपने यूं करना है कि इन दोनों को इक्वेट कर देना। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो फिर जब ये इक्वल हो जाएगा तो फिर आपने ना इनके जो आई हैट और जे हैट जो यूनिट वेक्टर हैं उनके जो कैफिशिएंट्स हैं उनको आपने क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना है। जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टू इक्वेशन आपके पास आएंगी। इनको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो आप ना एक्स या वाई की जो होती है वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। जब आप वो फाइंड कर लेंगे तो फिर आप क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन इक्वेशन होगी सेकंड, उसमें आप पुट करके आप किसी तरह से ना आपने ये वाली इक्वेशन क्या करनी है कि कोई हासिल कर लेनी है आखिर में। तो यही काम है बस यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम्पल।
और उसके बाद जो करना है वो है, ये जो ये वाला क्वेश्चन 9 है, ये वही है जो हमने पहले एग्जांपल किया उसी के साथ का, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो होंगे ये टेस्ट का हिस्सा भी होंगे, तो ये करने होंगे, ये एक फुल क्वेश्चन करना होगा ये वाला। का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें हमने सिर्फ ये करना होता है, टी को एलिमिनेट करना है, और हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है आखिर में, वो एक्स और वाई वेरिएबल में होगी। इसमें मुख्तलिफ मेथड यूज किए गए हैं। और फिर आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम जानते हैं कि कैसे होते हैं, कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वेक्टर होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन वो जीरो होगा। बाकी क्या है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ वेक्टर पर अप्लाई होगा, स्केलर पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सम दिया गया है कि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन रूल दिया गया है। तो क्वेश्चन रूल बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह हम सिंपली डेरिवेटिव लिया करते थे ऑर्डिनरी फंक्शंस का। उसके बाद प्रोडक्ट रूल भी है। तो आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट रूल होगा, और ये देखें प्रोडक्ट रूल डॉट के लिहाज से भी है और प्रोडक्ट रूल क्रॉस के लिहाज से भी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो ये वाली एग्जांपल है, ये जो ये मेन रिजल्ट है ये वाला, तो ये क्या है कि ये करने की ज़रूरत है, ये होगी शामिल। और उसके बाद ये भी बहुत अहम है, ये रिजल्ट बहुत अहम है, ये आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं ये वाले। अब यहाँ पर क्या है कि वो कहते हैं प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू ए। तो उनका कहना ये है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी कांस्टेंट वेक्टर का, और जो वो वेक्टर होता है उनका अगर हम क्या कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो हमेशा क्या आता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। मीन दैट कि वो दोनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये थोड़ा सा ये देख लेना है कि हमने डिटर्मिनेंट्स को कैसे सोल्व करना है। अब ये एक्सरसाइज है, इसमें छोटे मोटे डेरिवेटिव के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो है इसको आप कर लेना। ये जो है ये वाला क्वेश्चन भी अहम होगा। मीन दैट के प्रूव दैट इफ एफ ऑफ टी इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, then derivative of the cross product of the vector function and the first derivative of that vector function is equal to vector function multiplied by the second derivative of that same vector function. This is important. ये जो है ये रिजल्ट भी important है, ये भी करना है, ये भी करना होगा। ये है कि आप लोगों ने एक बार इसके प्रूफ एक बार बस देख लेने, बाकी जो मेन जो चीजें हैं वो आप लोगों ने इनके रिजल्ट याद रखने हैं कि इस तरह से होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है। ये भी अहम होगा, ये वाला भी। इसके मेन रिजल्ट बस एक बार याद कर लेना।
ये भी अहम है। दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। हमने डेरिवेटिव जो है उसमें से हमने ये मेन मेन जो अहम क्वेश्चन थे, अहम रिजल्ट थे, वो हमने देख लिए हैं जो हमने प्रिपेयर करने। अब हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है कि वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। बाकी हम इसके जो क्या कहते हैं रूल हम जानते हैं इंटीग्रेशन के, अच्छी तरह से हम वाकिफ हैं। अब जब यहाँ पर हम जब क्या कहते हैं कि जब हम इंडेफिनेट इंटेग्रल का जब हम अ, उसको सोल्व करते हैं तो उसके जब आंसर आता है तो उसमें हम प्लस उसमें कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर रहेगा। और इसमें डॉट के लिहाज से भी है और क्रॉस के लिहाज से भी इंटीग्रेशन है कि अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से ही वो क्या होगा, वो मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बाकी जो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी वो वेरिएबल फंक्शन पर अप्लाई होगी। और डॉट में भी यही रहेगा। बस ये थोड़ा सा इस पर आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ बहुत काम देगी। अब ये है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ये है ये अहम होगा, इसको करना है। अब ये है कि इफ v इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबलिटी एंड वेक्टर a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, सोल्व द इक्वेशन। तो ये जो है ये अहम तो है, एक बार इसको देख जरूर लेना। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो जो अहम है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जो जरूरी जरूरी हों। ये करने की जरूरत रहेगी इसको, पैराबोला वाला। ये उसी तरह है जिस तरह से हमने पहले किया है, बस इसमें आपने एलिमिनेट करना होता है। जो हमारे पास टी वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट करके हमने जो इक्वेशन निकालनी है वो एक्स और वाई वेरिएबल में निकालनी होती है। और ये जो सेकंड है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जरूर करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो एंड हुआ। तो लेक्चर के यहाँ पर इसके बाद अगर कोई कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा और टेस्ट को अच्छी तरह से तैयार करिएगा। अल्लाह हाफिज।